एक दौर था जी। इसी राज्य में, इसी देश में, कास्ट अच्छा। बताने वाले सरनेम्स जो है उनको ड्रॉप करने वाला। तो हम लोग उस दौर में, अच्छा। अब मेरे पिताजी या उनके जो मित्र, हालांकि अब बहुत ऐसे कम लोग बचे हैं जी। वो एक पूरी पीढ़ी थी जिसके लिए मेरा नाम केवल कुमार था। अच्छा। अच्छा। अब बाद में मुझको ये समझ में आया कि जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र को कुमार कहता हो, हाँ हाँ, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो खुद को महाराज समझता। बिल्कुल। सिवान लिखते हैं हम लोग, जी। मजाक में कहा जाता है कि सियान जिला है। हाँ हाँ, जो सिवान या छपरा, सिवान, गोपालगंज, जो पहले सारण कंप्लीटली कहा जाता था। जी। तो वहाँ ऐसा मानते हैं कि बिहार का वो क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है। अगर बुद्धिमत्ता की बात की जाए, कलात्मकता की बात की जाए, तो कहते हैं हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि होने के पानी बहुत महीन होला। सिनेमा से जुड़ाव जो है वो अनजाने में हो गया था। माता पिता को कोई फिल्म देखनी है तो हम लोग तो नेचुरल एड ऑन थे ना। या किसी दिन क्लास ही बंक कर दिया। अच्छा, ये सब भी किया। बहुत बढ़िया। तो कहाँ गए? मीठापुर गुमटी पर जैसे ही पार किए तो सबसे पहले पर्ल सिनेमा, उसके बगल में अशोक सिनेमा। बिल्कुल। और अगर कहीं न्यू मार्केट पार करके थोड़ा आगे बढ़ गए, स्टेशन के इलाके में पहुंचे तो वीणा सिनेमा। वीणा जो है इस शहर का जी सिनेमा वालों के लिए बड़ा जरूरी जगह है। अंकुर श्याम बेनेगल के हमने वहीं देखी थी। हम पात्रता नहीं रखते थे अंकुर देखने की, क्योंकि 18 के नहीं थे। इसी पटना में जी दशहरे में जी पंडित जसराज को हाथ से हाथ 15 फीट की दूरी से देखा भी और सुना भी। सौभाग्य। शाम को 7 बजे साइकिल से निकले घर से खा पी के, क्योंकि फिर बाहर भी तो चाटना है ना। अब साइकिल जिधर मुड़ जाए क्योंकि हर थोड़ी देर पर, हर थोड़ी दूर पर कुछ है आयोजन। इसी पटना में कवि सम्मेलन होता था जो रात भर चलता था या सुबह 4 बजे तक चलता था। एजी बिहार का कुल हिंद मुशायरा शाम को शुरू होता था 8 बजे, सुबह तक चलता था। तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं उनके दिमाग में जो एक स्टीरियोटाइप बना, उनके जहन पे जो एक तस्वीर चस्पा है बिहार की, पटना की, वो भ्रम टूटे कि यही वो शहर है जो रात भर चमकता था, रात भर जहां पर रोशनी होती थी, मौसीकी होती थी। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। कुछ लोग मिजाज से कलंदर होते हैं और हिम्मत से सिकंदर। वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं अपनी एक विशिष्ट और अलग पहचान बनाते हैं। उनके लिए कोई विषय विशेष तौर पर बाधक के रूप में स्थापित नहीं हो पाता। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, जो वैसे तो प्राध्यापक हैं साइकोलॉजी के, यहीं पटना कॉमर्स कॉलेज में अध्यापन करते हैं, लेकिन सिनेमा के प्रति विशेष लगाव रखते हैं और उन कुछ लोगों में से हैं इस शहर के जिन्हें सिनेमा की बेहतरीन समझ है और जिनका बहुत असर उनके बाद की पीढ़ियों पर रहा है, उनके कामों पर रहा है। तो स्वागत करते हैं श्री जयदेव सर जी का अपने इस कार्यक्रम वॉइस ऑफ पीपल में। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारी बातचीत शुरू होने वाली है और आपसे किस विषय से बात शुरू की जाए हमेशा यही पजल के तौर पर रहता है, क्योंकि आप इतने विधाओं को जानते हैं और इतना बेहतरीन जानते हैं। हालांकि विशिष्ट पहचान आपकी आपके विषय साइकोलॉजी और सिनेमा के वजह से है, और भी कई बातें होंगी जो शायद परत दर परत खुलती जाएं हमारी बातचीत के बाद। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा और दर्शक और श्रोता भी जानना चाहेंगे कि श्री जयदेव जी का पूरा नाम जयदेव ही है, क्योंकि एक संगीतज्ञ का भी नाम था। क्या ये वहाँ से प्रेरित है या फिर कुछ और इसकी वजह हैं? ये कहाँ से आया? आप कहाँ से इस शहर में आए? फर्स्ट नेम है जय जी, मिडिल नेम मिसिंग है। और देव जो है वो मेरे पिताजी के नाम का अंश है जी। तो आमतौर पर जिस तरह से हम लोग सरनेम इस्तेमाल करते हैं जी, तो संयोग से अपने पैदाइश का जो, मेरी पैदाइश का जो समय है जी, तो उसमें वो आदर्शवादिता इस कदर हावी हुआ करती थी। हाँ, तो कास्ट अच्छा, बताने वाले सरनेम्स जो है उनको ड्रॉप करने वाला, तो हम लोग उस दौर में, अच्छा, हालांकि लोग बाद में अपने हिसाब से लोग जोड़ लेते हैं लेकिन इसलिए। और
ये वो नाम है जयदेव जी। जो मैं अपने शौक के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। औपचारिक रूप से मेरा नाम जो है यह अधूरा है। अच्छा, तो पूरा नाम हम जानना। जय मंगल देव। बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये बड़ी रोचक बात लगी मुझे, जैसा आपने बताया कि वो दौर था कि जब लोगों पर आदर्शवादिता इस कदर हावी थी कि सरनेम्स नहीं लगाते थे, जाति सूचक जो नाम होता था वो नहीं लगाते थे। आश्चर्यजनक ये है कि जब हम भी बड़े हो रहे थे और इसी शहर में बड़े हो रहे थे तो उस वक्त भी हम जाति सूचक शब्द लगाने से बचते थे, हालांकि वजहें कुछ और थी, उस पर कभी और बातें होंगी। उस समय क्या वजह थी? आदर्शवादिता किस कदर, क्या ऐसा हो गया था कि आदर्शवादी हो गए थे लोग अचानक से? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि नाम इंसान खुद रखता नहीं है। जी जी जी। बाद में फेर बदल करके जैसे मैंने जयदेव किया वो मेरी कारस्तानी है जरूर जी। लेकिन अब मेरे पिताजी या उनके जो मित्र, हालांकि अब बहुत ऐसे कम लोग बचे हैं जी, तो वो एक पूरी पीढ़ी थी जिसके लिए मेरा नाम केवल कुमार था। अच्छा अच्छा। अब बाद में मुझको ये समझ में आया कि जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र को कुमार कहता हो, हाँ हाँ, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो खुद को महाराज समझता। बिल्कुल। ये तो बड़ी बात। कुछ ना कुछ मानसिकता तो रहती है जरूर। जी जी। लेकिन अब उस समय में बहुत आम था ये। मेरे तमाम भाइयों में जी। मेरे अलावा जो 2 छोटे भाई हैं जी, तो उनका भी नाम इसी तरह का है। उनका तो देव भी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। हाँ। लेकिन एक दौर था जी इसी राज्य में, इसी देश में, कि जैसे मेरे एक भाई के नाम का उसका लास्ट नेम है माधव। अच्छा। तो वो पढ़ता था एक बड़े अच्छे स्कूल में, बहुत प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में। उसके मित्र ने उससे पूछा धीरे से कि माधव माने जादव ना। तो लोग अपने हिसाब से एसोसिएशंस तलाश लेते हैं। जी जी जी, यही कारण रहा होगा कि वो अपना नाम के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता रहा है, आज तक भी होता है। तो पैदाइश की बात आपने की, सरनेम की बात की, तो पैदाइश आपकी इस शहर में ही हुई है फिर? हमारा पुश्तैनी घर है जी। सिवान से 10 किलोमीटर पहले। अच्छा। जो स्टेट हाईवे है जी। उसी पर हमारा गांव है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जब से हम लोगों ने होश संभाला जी, तब से हम लोग मतलब रेल की पटरियां जो हैं वो मेरे गांव के बीच से गुजरती हैं। अच्छा। गांव दोनों तरफ हाँ है और छपरा सिवान मुख्य मार्ग जो है वो किनारे बगल से गुजरता है। और बिजली का पोल, अच्छा, हम लोग जब से आँख खुली तब से देख रहे हैं। तार उस पे कब आया इससे कोई मतलब नहीं? नहीं, तार भी था। अच्छा, तब बिजली इतनी नहीं रहती थी। हालांकि अब वो सारी सुविधाएं अब हो तो गई बहुत हैं। बढ़िया हो गया। जी। तो कहने का मतलब कि केवल पैदा वहाँ हुए थे, लेकिन चूंकि पिताजी सरकारी सेवा में थे यहाँ बिहार सचिवालय में, जी। तो बाकी फिर रहना, पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुआ। अच्छा, तो ये सब पूछने का प्रयोजन ये था कि आपकी पैदाइश कहाँ से हुई, या फिर इतना बैकग्राउंड देने का कि जो सिवान या छपरा, सिवान, गोपालगंज, जो पहले सारण कंप्लीटली कहा जाता था, जी, तो वहाँ ऐसा मानते हैं कि बिहार का वो क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है। अगर बुद्धिमत्ता की बात की जाए, कलात्मकता की बात की जाए, तो कहते हैं, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, भोजपुरी मेरी भी भाषा है, कहते हैं कि ओने के पानी बहुत महीन होला। तो जो महीनी होती है वो रहती है लोगों में, वो कला के प्रति एक रुझान रहता है। तो इसको कंजेनिटल जो कि कहते हैं हम लोग, तो वो कंजेनिटल ब्रिलियंस ही था जिसने सिनेमा की तरफ खींचा, या फिर कुछ और आकर्षण थे, या कुछ और ऐसी बातें थी जिन्होंने सिनेमा की तरफ आपका रुख किया। साइकोलॉजी पर भी बातें करेंगे, लेकिन सिनेमा ज़्यादा आकर्षक एक आयाम है आपके व्यक्तित्व का, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। बाकी लोगों के लिए भी सिनेमा से पहले सिवान, जी, फिर आते हैं सिवान से होकर सिनेमा पर भी पहुंचते हैं। सिवान लिखते हैं हम लोग, जी, मजाक में कहा जाता है कि सियान जिला है, सियाने लोगों का, सियाने लोगों की जगह। तो और वो भी कि प्रतिभा का प्रस्फुटन प्रत्येक क्षेत्र में। हाँ, एक तरफ जीरा देई और फिर वो नटवर लाल जी का भी
गृह जिला वही है। हाँ हाँ अलावा उसके भी एक आधुनिक इतिहासकार हुए हैं जी। डॉक्टर बीबी मिश्र। हाँ हाँ इंडियन मिडिल क्लासेस, इंडियन ब्यूरोक्रेसी और भी बहुत सारी किताबें हैं उनकी। सब की सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड भी थे हिस्ट्री के। अच्छा। तो उनका गांव मेरे गांव से थोड़ी दूर पर है, सिवान से पहले ही। मतलब अच्छा। अगर मेरे गांव से सिवान जाएं तो पहले जी। ही। हाँ, अभी हाल में जहाँ गए थे मोदी जी जसौली, जी। जसौली के ठीक सटे उनका गांव है। अच्छा। तो कहने का मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में या अन्य विधाओं में भी, शिक्षा के क्षेत्र में, कला साहित्य के क्षेत्र में, जी वहाँ आपको कई सारे बड़े नाम मिलेंगे जिन लोगों ने उल्लेखनीय योगदान किया। बिल्कुल। अब आइए सिनेमा पर। जी सिनेमा का ऐसा है कि संयोग बनते गए। जी कोई बहुत जैसे आजकल होता है ना कि कोई प्लान हो, कोई स्ट्रेटजी हो, जी। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ फिल्में हम सब लोग देखते हैं, बिल्कुल। और पहले जो है वो सिनेमा जैसे अब तो हमारे घरों में आ गया है, जी शयन कक्ष तक। जी बिल्कुल। लेकिन यह कहिए कि हम सब के की जेब में है। जेब में है। लेकिन उस समय में पटना में दशहरा में खास करके अच्छा। सरकार का जो जनसंपर्क, सूचना जनसंपर्क विभाग है, पीआरडी, जी तो उसकी यूनिट जो है वो फिल्में दिखाने का काम करते थे। ये बड़ा अच्छा जिक्र किया आपने, पटना और दशहरा, इस कनेक्शन पर भी हम आगे बातें करेंगे। तो खुले मैदान में जी वो सरकारी अमला आता था, अपना प्रोजेक्टर, अपना स्क्रीन, सब कुछ लेके, क्या बात। और जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए, बैठ जाए, लेट जाए। हाँ। लोग अपने लिए चटाई और दरी और चादर, ये एक एकदम ही अलग तरीके से दर्शक वर्ग का रुझान दिख रहा है यहाँ तो। वो हॉल में सिनेमा देखने भी जाते थे हम लोग। जी क्योंकि यहाँ जब उस जमाने में पटना में जो लोग रहते थे ना, जी जी। तो यहाँ जो जहाँ उनका ठिकाना होता था उसको डेरा कहा जाता था। डेरा, हाँ बिल्कुल। ये शब्द धीरे धीरे अब लुप्त हो रहा है। बिल्कुल। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि आपका मकान कहाँ है, हाँ, अब डेरा शब्द इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम लोग बोलते बहुत हैं। कम अब इस्तेमाल। हमने भी सुना अपने स्कूली जीवन तक। हाँ, तो ये डेरा जो था, जी तो यहाँ कौन, मेरे माता पिता और हम भाई बहन। तो अब जैसे माता पिता को कोई फिल्म देखनी है जी, तो हम लोग तो नेचुरल एड ऑन थे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब तक एक रिक्शे पर अटे हाँ, तो एक रिक्शे पर गए, और फिर नहीं तो दो रिक्शे पर लद के गए, लेकिन गए। ये जरूरी है। तो सिनेमा देखना तो शुरू हो गया था, पता नहीं कब, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी एक बहुत धुंधली सी याद आती है, एक गाना है, आने से उसके आए बहार, जाने हाँ, से उसके जाए बहार। जितेंद्र पर फिल्माया गया है। जितेंद्र पर फिल्माया गया है। तो अभी भी वन ऑफ द अर्लीस्ट मेमोरीज जो मेरी है सिनेमा देखने की, जी। उसमें वो गाना बड़ा विविडली फ्लैश करता है। अच्छा। मेरे मेमोरी में बिल्कुल। कि अवीना सिनेमा का हॉल, डॉल्बी और स्टूडियो याद है, हाँ, उस समय भी डॉल्बी था या फिर नहीं। अच्छा। और हम लोग बैठे हैं और वो जितेंद्र जो है वो झूमते हुए गा रहे हैं। पेड़ पौधों के बीच से आने से उसके आए बाहर गाते हुए। बहुत बढ़िया। तो सिनेमा तो आदमी देखता ही था बचपन से अनायास, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। और ऐसा नहीं कि हम ही देखते थे, क्योंकि बाद में उसमें हम लोग रहते थे मीठापुर में, एक अच्छा। पोस्ट ऑफिस के पास वाला जो इलाका है, बी एरिया, हाँ, बी एरिया अभी भी वन। है। हाँ, 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 अभी भी है। तो लेकिन हमारे जो मित्र, बाद में जब हम पटना हाई स्कूल गए, जी तो उधर चितकोहरा और बाबू बाजार में जो हमारे दोस्त रहते थे, जी। वो बताते थे कि उधर तो और ये स्क्रीनिंग्स का चलन था। अच्छा, तो ये किस वजह से हो सकता है? मुझे लगता है कि
बंगाल का पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से ऐसा था, बंगाली लोगों को ज्यादा रहने की वजह से ऐसा था, या फिर? नहीं नहीं, ये सरकारी उपक्रम था। ये सरकारी इंतजाम था। बाद में फिर ये प्राइवेट ऑपरेटर्स भी करने लगे, हालांकि उसमें भी टिकट वगैरह नहीं, जो पंडाल वाले जो मूर्ति स्थापित करते थे ना, जी जी, वही लोग फिर इस तरह की स्क्रीनिंग भी रखते थे। वाह। तो ये सब शुरू हुआ। और फिर जो एक खास उम्र में होता है, हम एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, वो स्कूल अब भी है जी, तो दयानंद एंग्लो हाई स्कूल। अच्छा, दयानंद, हाँ, वो मीठापुर अब में उसको correct। मीठापुर में जो है, जी, उसमें जी। एंग्लो शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, तब तक वो प्रभाव नहीं आया था। उसका नाम केवल दयानंद ही, अच्छा। दयानंद हाई स्कूल। तो सवेरे 6 बजे से हम लोगों का पता चलता था कि क्लास होना है शुरू। जी, किसी दिन मान लीजिए गए, किसी वजह से छुट्टी हो गई या कुछ हुआ, या किसी दिन क्लास ही बंक कर दिया। अच्छा, ये सब भी किया। बहुत बढ़िया। तो कहाँ गए? मीठापुर गुमटी पाई जैसे ही पार किए तो सबसे पहले पर्ल सिनेमा हाँ, की बिल्डिंग, उसके बगल में अशोक सिनेमा, बिल्कुल। और अगर कहीं न्यू मार्केट पार करके थोड़ा आगे बढ़ गए, स्टेशन के इलाके में पहुंचे तो वीणा सिनेमा। जी, तो अब सुबह में 7 बजे 8 बजे क्या ही दिखेगा आपको, तो शो विंडो में जी, फोटोग्राफ्स लगे रहते थे जी, फिल्मों के, या आने वाला है, हाँ, तो वही सब देख के घूम फिर के चले आए। तो सिनेमा को लेके ये सब हो चल रहा था ग्रोइंग अप ईयर्स में, कि भाई मोहल्ले में कहीं स्क्रीनिंग हो रही है तो चले गए। अपने तय कब टिकट कटा के गए पहली बार, ये तो बहुत बाद की बात है जी, लेकिन सिनेमा से जुड़ाव जो है वो अनजाने में हो गया था। बिल्कुल। लेकिन तब तक ये नहीं था जिसके में आपकी रुचि होगी। हाँ। उस पर हम लोग बाद में आते हैं। हाँ, वो रुचि वाली बात तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते होती है, लेकिन ये तो दिख रहा है कि कई बच्चे होते होंगे सब, जैसे हम ही जब बड़े हो रहे थे, हम लोग जब छोटे थे, हमारे तरफ के लोग, तो ये हमारा क्रिकेट के प्रति रुझान था, तो हम क्रिकेट देखने कहीं भी चले जाते थे, खेलने चले जाते थे, और किसी भी मैदान में किसी भी टीम से के साथ खेल रहे हैं। तो वो शायद मुझे लगता है कि बिल्डिंग ब्लॉक सबसे पहला वही होता है, जब आप खुद से श्रम करके, खुद से समय निकाल कर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, जो थोड़ा बहुत गुदगुदा सके अंदर से, थोड़ा टिकल कर सके, हाँ, एक थ्रिल आप फील कर सकें, तो उसके लिए जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इसको शुरुआत मान सकते हैं। इंस्पिरेशन बनना या उसकी तरफ जाना, ये बिल्कुल एक लंबी बात है जो कि हम लोग अभी जानेंगे और आपसे ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी रोचक तरीके से बढ़ रहा है। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते एक टर्म मैंने पढ़ा है कई दफ़ा, और चूंकि वो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से भी रिलेटेड है, तो आप भी उसको बेहतर समझते होंगे। हम और जेम्स जॉयस बड़े उपन्यासकार थे, उन्होंने सबसे पहली दफ़ा इसका इस्तेमाल किया, एपिफेनी, कि वो वक्त या वो ऐसी कुछ घटनाएं या ऐसी कुछ बातें जो कि आपके अंदर एक कलात्मक प्रस्फुटन करती हैं, आर्टिस्टिक फर्वर को ट्रिगर करती हैं, तो उसको एपिफेनी कहते हैं। और जैसा कि ये बातें आपने बताई अभी कि पोस्टर्स देखने जाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे, तो ये थोड़ा डिलेड एपिफेनी लग रहा है। एपिफेनी तो था शायद, लेकिन उसको मार्क कर दिया जाए कि नहीं इस घटना से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था। ये लगातार चल रहा था, हर रोज चल रहा था, और इसने कहीं ना कहीं सिनेमा की तरफ रुझान पैदा किया। पहली फिल्म आपने वो बताया कि वो उस गीत से आप रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसी कोई पहली फिल्म जो आपने देखी और आपको याद हो? फिर वीणा चलना होगा। बिल्कुल चलते हैं। वीणा जो है इस शहर का जी सिनेमा वालों के लिए बड़ा जरूरी जी, जगह हाँ, है। अंकुर श्याम बेनेगल की हमने वहीं देखी थी। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। और टेक्निकली स्पीकिंग जी, हम पात्रता नहीं रखते थे अंकुर देखने की, जी। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? क्योंकि 18 के नहीं थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन है क्या कि लंबे हो गए थे, अभी जितने हैं उतने ही या 1-2 इंच कम रहे होंगे। जी जी। और दाढ़ी वाड़ी घनी आ गई थी।
अच्छा सेव करना शुरू नहीं किया था। वो जो होता है ना थोड़े दिन तक जी, उसको आदमी ऐसे ही छोड़ देता है। घर में कहा जाता है कि ना ना रुको अभी, सो तुरंत कड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसको पाल पोस रहे थे। अच्छा। तो बेतरतीब दाढ़ी मूछ या कहिए मूछ का आभास, चश्मा लगता था स्कूल से ही। अच्छा। तो ये डर था कि कहीं गेट ही पर रोक ना दिए जाएं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। हाँ, वो कटकटी देखकर। अंकुर वो पहली फिल्म है जी जिसको लगा कि अरे अब तक जो सिनेमा देखते आए थे जी, उससे अलग तरह का भी सिनेमा होता है। हाँ, मतलब आपने पूछा कि बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक एपिफेनिक मोमेंट कहा जा सकता है। अंकुर बाद में भी देखने का मौका लगा, लेकिन पहली बार हॉल में वीणा में जब अंकुर देखने गए थे जी, तो याद है बाहर निकले थे तो जैसे और सब सिनेमा देख के आदमी निकलता था उसी मन स्थिति में नहीं थे। हाँ, ये बड़ी बात। तो वो याद आता है। उसके बाद वीणा के साथ एक और बात जो जुड़ी है जी, अंग्रेजी सिनेमा देखने के शौकीन या कहिए वो विदेशी फिल्में देखने के जो शौकीन लोग थे जी, तो उनके लिए वही एकमात्र सिनेमा हॉल था। अच्छा। अंकुर के थोड़े समय बाद जब कॉलेज में पहुंच गए थे जी, तो हमको याद है कि हमारे कई बार ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स, हाँ, हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो थे, डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट, अच्छा, तो वहाँ कई सारे लोग प्रबुद्ध वर्ग के मिलते थे। अच्छा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिनेमा हॉल में जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वो सब मौजूद होते थे। ये है कल्चर, और ये बहुत ज़रूरी कल्चर है जो आज मिसिंग है शायद। हाँ, मिसिंग है जी। अभी तो ऐसा है कि आप कितनी भी बढ़िया फिल्म आप दिखाने का आयोजन कीजिए जी, लोग कहेंगे कि भाई लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ, ये तो खैर हमने देखा ही। या हमको कॉपी कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये उस समय नहीं था। हाँ और एक और फिल्म है, जी, पहली ऐसी फिल्म थी जो हमने दोबारा देखी। अच्छा, फिल्म का नाम था डायल एम फॉर मर्डर। अच्छा, अल्फ्रेड हिचकॉक की अमेजिंग, वर्ल्ड फेमस फिल्म। बिल्कुल, बिल्कुल। छोटी सी फिल्म है, जैसे हम लोगों के यहाँ 2.5-3 घंटे की फिल्में बनती हैं वैसा नहीं हो है। तो हाँ, लेकिन हम छात्र तो थे बिल्कुल सरकारी स्कूल वाले, पहले दयानंद और फिर पटना हाई स्कूल। बिल्कुल। तो अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का अभ्यास तो था, हाँ, सुनने का नहीं था, नहीं वो भी था। उस एक्सेंट में। तो इंटरेस्टिंगली जब तक डायलॉग सुनाई पड़ने लगे तब तक फिल्म खत्म हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लैंग्वेज जब भी आप स्क्रीन पे सुनते हैं तो एकस्टम्ड होते हैं तब तो तक। अल्फ्रेड हिचकॉक की डायल एम फॉर मर्डर वो पहली फिल्म थी जो हम फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा गए, टिकट लिया और फिर कि भाई फिल्म तो क्या हुआ सो मालूम है, हाँ, लेकिन उतना रस नहीं आया। हाँ, समझते हुए, संवाद सुनते हुए देखना, ये एक अलग बात। तो ये दो फिल्में जो हैं इन्होंने बताया कि भाई सिनेमा जो है ये केवल टाइम पास या केवल मनोरंजन का मामला नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। बाद में हम लोगों ने सीखा कि भाई अंग्रेजी का उच्चारण जो है वो आप दूरदर्शन का अंग्रेजी समाचार सुन के या आकाशवाणी का अंग्रेजी समाचार बुलेटिन सुन के भी दुरुस्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कैसे बोलना है जी, हाव भाव या जी, दूसरी बातें, तो लगा कि अरे तो खैर उस तरह से वो एक अलग, लेकिन ये दो फिल्में जो हैं वो रूट में है। याद आता है कि हिंदी में अंकुर हाँ, और अंग्रेजी में डायल एम फॉर मर्डर। इंटरेस्टिंगली दोनों हमने वहीं वीणा सिनेमा हॉल में देखी। अच्छा, वीणा की आज जो हालत है वो बिल्कुल, वो बहुत सुंदर बात निकल के आई इस बात से। कह सकते हैं अगर इसको वाक्य के रूप में कहें तो अंकुर से अंकुरित हुआ सिनेमा के लिए आपका जो लगाव है, जो दिलचस्पी है। लेकिन ये तो स्कूल के दौर की बात है।
और आगे की बात अभी हम बढ़ेंगे सिनेमा के लिए इंटरेस्ट की बात, जब आप FTII तक पहुंचे, आपने फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स किया, कुछ चुनिंदा लोगों में से आप थे, वो सब पर हम आएंगे। लेकिन इसके पहले जो एक बात मुझे लगातार अंदर से जिज्ञासा हो रही है, और मैं चाहूँगा कि सभी दर्शक और श्रोता इसको जाने जो अभी के जनरेशन के, अभी की पीढ़ी के हैं, कि बीते कुछ वाक्यों में आपने दशहरा और पटना का एक जिक्र किया, क्योंकि पटना को आपने उस दौर में देखा है जब ये स्वर्णिम काल कहा जाता था उसका। तो दशहरा और पटना का ऐसा क्या कनेक्शन था? मैंने सुना है कि यहाँ लता मंगेशकर और ऐसे ऐसे चोटी के कलाकार, किशन महाराज सब आके परफॉर्म करते थे, और बहुत अच्छा समय बीतता था। वो 7-8 दिन उत्सव, अपने उत्सव धर्मिता अपने चरम पर होती थी। तो क्या ये सच है कि ऐसा ये सब होता था? इसी पटना में जी, दशहरे में जी, पंडित जसराज हाँ, को मेरा ख्याल है कि कितना 12 या 15 हाथ से हाथ 15 फीट की दूरी से देखा भी और सुना भी। सौभाग्य, अति सुंदर। कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, हाँ, कोई पास रिक्वायर्ड नहीं, कोई टिकट नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। शाम को 7 बजे जी, साइकिल से निकले जी, घर से खा पी के, जी, मतलब क्योंकि फिर बाहर भी तो चाटना है ना कहीं चाट, कहीं गोलगप्पे, कहीं कुछ। हाँ, कुछ तो खाता ही। तो उसमें ऐसा था कि अच्छा, और इसी शहर में साइकिल में एक जंजीर पतली सी में ताला लगा के छोड़ दीजिए, फिर घंटों बाद आइए, साइकिल वहीं मिलेगी। बहुत हुआ तो हो सकता है स्टैंड से गिर गई हो। ये बातें बहुत कुछ बताती हैं इस शहर के माजी के बारे में, बहुत बड़ी बात है। और साइकिल से आप, अब डिपेंड करता है कि कहाँ रहते हैं। तो हम लोग जब मीठापुर में थे या फिर बाद में पुनाईचक चले गए जी, तो कभी गौड़िया मठ से शुरू किया, हाँ, कभी हार्डिंग पार्क से शुरू किया, जी, फिर गांधी मैदान गए, फिर लंगर टोली गए। अब साइकिल जिधर मुड़ जाए क्योंकि हर थोड़ी देर पर, हर थोड़ी दूर पर जी, कुछ है आयोजन। वाह, कहीं कव्वाली है, कहीं शास्त्रीय गायन है, कहीं क्या बात, नृत्य है। अब जिसकी जिसमें रुचि हो जी। और ये पूरे दशहरे के 4 दिन तो समझिए कि जी, और कलाकार जो हैं, जो जानकार लोग हैं, वो बताते हैं जी, कि वो इंतज़ार करते थे कि पटना का बुलावा आएगा इस साल। हाँ, क्या बात है। तो पटना की वो हैसियत थी सांस्कृतिक जगत में जी, और यहाँ पर मतलब गोदई महाराज का तबला, क्या बात, बिरजू महाराज का कथक, वाह, खां साहब की शहनाई। ओहो, तो इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, केवल घर से निकलिए जी, और फिर हम लोग ये सब मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और ये रसपान करके सुबह घर पहुंचते थे उनींदे। अच्छा, पूरी रात ये चलता रहता पूरी था? रात, हाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि पूरा शहर जो है वो बहुत ही सेफ जोन था। हाँ, आप कहीं से कहीं जाएं, किधर जाएं, इतनी गाड़ियां नहीं थीं, इतनी मोटर गाड़ियां या दूसरी, तो साइकिल या रिक्शा, रिक्शे पर पूरा का परिवार घूमता था। जो परिवार के अंदर का माहौल था जी, और ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे माता पिता की बात है, जी, ये नहीं पूछता था कि कहाँ गए, क्या किया। हाँ, जैसे बाकी दिनों में भी जी, इसी पटना में कवि सम्मेलन होता था जो रात भर चलता था या सुबह 4 बजे तक चलता था। वाह, एजी बिहार का कुल हिंद मुशायरा शाम को शुरू होता था 8 बजे, सुबह तक चलता था। और वही है, साइकिल में ताला लगाए, अंदर गए, बैठ गए, जितना देर मन किया, जब तक अंत तक रहे तो रहे, फिर गए घर, नहा धो के खा के सोए, क्योंकि फिर अगले शाम को जाना है मोर्चे पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चलता था। हम लोग उसी में, उसी समय में
ये बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ। मेरी पढ़ाई लिखाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई, तो हमारे यहाँ संकट मोचन हाँ, वहाँ जो महोत्सव चलता होता है, है। वहाँ भी ऐसा ही कुछ माहौल रहता है। तो उसके वजह से हमने भी देश के नामचीन कलाकारों को सुन लिया मुफ्त में बैठकर सामने से। बिल्कुल। लेकिन ये पटना में भी था, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और जो चीजें बता रहे हैं, जो तरबियत का तरीका था घर में बच्चों को लेकर, कि कोई किसी से पूछता नहीं था कि कहाँ हो, और रात भर आप घूम रहे हैं, आपकी चीजें रखी पड़ी हैं और कोई ले नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं आप इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप सोच लीजिए, सुरक्षा परिवार के अंदर भी जी, और बाहर भी, शहर में भी, समाज में भी। क्या बात है। बहुत पूरा परिवार का परिवार जो है, रिक्शे से यहाँ से वहाँ, जो पंडाल हॉपिंग कहते हैं ना, जी जी जी, खूब करते थे हम लोग। वाह। तो रिक्शे की तो खैर हम लोगों को जरूरत नहीं थी, उस समय साइकिल ही बड़ी सवारी हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे पटना में जी, ट्रैफिक का सिपाही केवल एक जगह दिखता था, संभवतः डाक बंगला पे दिखता हूं। डाक बंगला चौक। बिल्कुल। तो ये आपने तो बहुत सुनहरे दौर की बात कर और दी। वो भी 24/7 नहीं, जी, ऑफिस आवर्स में सुबह 10 बजे के आसपास 2 घंटा दिखेगा और फिर शाम को 2 घंटा दिखेगा, बाकी वो भी रहता था फ्री फॉर ऑल। बहुत सुनहरे दौर की बातें की आपने। लेकिन फिर 8 मिनट में, 8 से 10 मिनट में जी, आप पटना में कहीं कहीं एक से कोने कहीं से जा दूसरे कोने पहुंच जाते थे। हाँ, उतना विस्तार भी नहीं था, उतना विस्तार नहीं था, इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतने लोग सड़कें नहीं खाली। थे। वो तो हल्की झलक मुझे भी याद आती है, वो 80 के दशक कंजेशन में। इतना नहीं था जो अब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, पुराने दौर की बात हुई, जो हमने अखबारों में पढ़ा है, इसलिए आपसे पूछ लिया, टेस्टिफाई कर लिया। और मेरा उद्देश्य ये था कि जो सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में जो एक स्टीरियोटाइप बना, उनके जहन पे जो एक तस्वीर चस्पा है बिहार की, पटना की, वो भ्रम टूटे कि यही वो शहर है जो रात भर चमकता था, रात भर जहाँ पर रोशनी होती थी, मौसीकी होती थी, और क्या क्या माहौल होता था। क्या बदला अचानक? 75 की बाढ़ जी से ये सिलसिला जो है जी सबसे पहले बाधित होना शुरू हुआ। जी, उसके बाद भी लेकिन फिर लोगों ने दोबारा, जिसको कहते हैं, कोशिशें की। लेकिन 90 का दशक आते आते जी सब खत्म। क्योंकि वो 90 का ही दशक है जब हम लोग, या हमारी पीढ़ी स्कूलों में जा रही थी, हम बड़े हो रहे थे, और ये हम अपने घर में सुनते थे अपने अभिभावकों से, वालिदैन से, कि भाई इस शहर में ये कव्वाली सुनी, उनको सुना, इनको सुना। तो हमें लगता था कि ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ऐसा यहाँ कैसे हो सकता है। मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब को जी, या खुमार बाराबंकवी को हाँ, हम लोगों ने यहीं सुना है, पटना शहर में, बताइए। यहीं सामने से। तो अभी जो बात कही आपने 75 का बाढ़, तो ये तो समझ में आता है कि उस साल कार्यक्रम बाधित रहा होगा, उसके अगले साल बाधित रहा होगा, 2 साल मान लेते हैं, फिर से उन्होंने कोशिश की और फिर से वो रंग पकड़ना चाहिए थे। लेकिन एक जिक्र और आपने किया 90 का दशक, तो उस पर बहुत ज्यादा पॉन्डर करने की वह भी सर्वविदित है, वो सर्वविदित है। लेकिन माहौल बदल गया, माहौल बदल गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि कला का संवर्धन या किसी कलात्मक विधा का संवर्धन सिर्फ कलाकार पर नहीं, रसास्वादन करने वालों पर भी बहुत ज्यादा आश्रित होता है। Those who can enjoy music, literature and theater. those who can enjoy and also those who can patronize. Patronize. You need ये एक factor patrons. है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि उसके लिए आगे आए, उसको संभव बनाए। तो उस दौर में कौन पैट्रन्स थे? आपने बताया सरकार का एक विभाग काम करता था, और वो तो सिनेमा के लिए। जी, बाकी तो कई लोग थे। हमारा उस तरह से व्यावसायिक मंडलों का इतिहास नहीं है हमारे शहर में, जी, लेकिन हमारे यहाँ कई सेठ थे अलग अलग इलाकों में, अच्छा, जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वाह। तो ये अचानक, ये फिर वो जो पॉलिटिकल रीजंस रहे हो या सोशल रीजंस रहे हो, बहुत सारी बातें हैं। माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा। मेरा भाई जी, मेरे बाद वाला पढ़ने यूएस गया, अभी भी वहीं रहता है। पहली बार जब लौटा तो ये साबुन, ये परफ्यूम, ये हाँ, ऐसा होता है। कुछ लाया। ये बात है 92 की। 90 में गया था, 92 में पहली बार आया। जी, अगली दफा जब आया तो खाली हाथ आया। अच्छा, साल 1.5 साल बाद फिर आया, हाँ। 93 या 94 में। जी, कहा कि अब जो हम वहां से लाते थे वो तो सब यहाँ मिलने लगा है। लिबरलाइजेशन जो हुआ
हाँ, बहुत बहुत सही समय की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। तो Globalization। न केवल बाजार बदला, जी बाजार ने हमारी जो रुचियां थी, हमारे जो मूल्य थे, उनको भी बदल दिया। बहुत बदला, बहुत बदला। मैंने आपको एक बहुत छोटा सा इशारा किया ये बहुत जरूरी बात है। ग्लोबलाइजेशन 1991 कि बेंटले का जो साबुन जी अमेरिका से आ रहा था। अमेरिका से आता था, मेड इन इंग्लैंड, हाँ, बेंटले ऑफ इंग्लैंड, पुनाई चक में जो किराने की दुकान है उसमें भी मिल रहा है। क्या बात, बिल्कुल। कमोडिटीज अवेलेबल हो गई जो कि ब्रांड्स थी, लोग जानने लगे, उनको जीने के नए और दूसरे तरीके भी पता चलने लगे। और मुझे लगता है कि यही वो दौर था जब चैनल्स भी बहुत सारे आने लगे। दूरदर्शन जो एकमात्र चैनल हुआ करता था, जो कि शायद यूनिटी का बहुत बड़ा फैक्टर था कि सब लोग पूरे देश में एक ही शो समय देखते में, हैं, हाँ। एक ही समय में, तो इमोशंस भी जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो बिखराव आया, तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे अच्छे इफेक्ट्स हैं और बुरे भी इफेक्ट्स हैं। असल में कंटेंट वाचिंग जो है, कंटेंट वाचिंग जान के कह रहे हैं आप, चाहे जो भी देखिए, सिनेमा देखिए या जो कुछ भी, कॉमेडी शो देखिए या टॉक शो या जो कुछ भी, या कोई म्यूजिकल प्रोग्राम देखिए, वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस का भी मामला हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिस्कशंस में होता था लोगों। और इट यूज टू क्रिएट शेयर्ड मेमोरीज। इट हैज। अब क्या है कि हर आदमी अपने अपने कमरे में, अपने अपने द्वीप पर, इन आइलैंड ऑफ बिल्कुल, हिज और हर ओन, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जुड़ाव जो होता था बरास्ते सिनेमा, वो बंद हो गया। वो शनिवार रविवार को एक साथ बैठ कर सिनेमा देखना। अब आप क्या करते हैं, आपने कोई अच्छी सी शॉर्ट मूवी देखी जी जी 25 मिनट की, अगला आप क्या करेंगे विमलेंदु, एक पोस्ट लिख मारेंगे। हाँ, ये भी बात। अब शेयरिंग भी जो है वो ऑनलाइन, हाँ, शेयरिंग भी ऑनलाइन। तो न केवल कंज्यूम कर रहे हैं आप ऑनलाइन, बल्कि शेयर भी कर रहे हैं ऑनलाइन। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो पूरा जो जीवन का व्याकरण है ना, बिल्कुल, वही बदल गया। द वेरी रूल्स ऑफ लाइफ गॉट ड्रास्टिकली चेंज। अब आप खुद सोचिए कि आप सिनेमा देखने जाते हैं तो दो तरीके से आप चीज़ों को परसीव करते हैं। एक तो आपकी अपनी मानसिकता होती है और एक उस समूह की मानसिकता होती है जिसके साथ बैठकर आप देख रहे हैं। और इन दोनों के बीच जो टसल होता है कई बार, वो रोचकता बढ़ाता है और वो हमें चीज़ों को समझने के लिए प्रेरित भी करता है। कॉलेज के दौर तक आते आते आपने सिनेमा देखना सीख लिया था। ये विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते अचानक FTII के तरफ, फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स के तरफ जाने का क्या रहा? और मुझे जहाँ तक पता है कि आप पटना सिने सोसाइटी के एक अभिन्न अंग थे और हैं भी, और आपने काफ़ी कुछ किया पटना सिने सोसाइटी, जो कि एक ऐतिहासिक सोसाइटी है, उसके विषय में भी। तो ये कैसे, ये अचानक से डेविएशन कहें या एक खूबसूरत मोड़ कहें, वो आप बताएंगे। अचानक नहीं होता जी। अब पटना इस मामले में बहुत खास शहर है जी कि यहाँ एक ऐसी फिल्म सोसाइटी है, ये उसका 50वां साल है सिने सोसाइटी जी, पटना का, जो कि फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया की वन ऑफ द फाउंडर सोसाइटीज है। जी जी, विजय अमूल्य ने। तो ये जो फेडरेशन है उसकी स्थापना सत्यजीत राय साहब ने की थी कलकत्ते में। दौर ही चला था। तो कॉलेज में टुडे इन पटना, नगर में आज करके कॉलम आया करता था स्थानीय समाचार पत्रों में। तो उसमें कभी दिखाई पड़ा कि सिने सोसाइटी पटना में आज ये फिल्म दिखाई जाएगी। तो फिल्म देखने का चस्का तो था, तो एक दिन साइकिल लेके वहाँ भी चले गए। एक बार गए, दो बार गए, ऐसा जब कई बार हुआ जी, तो मुझसे कहा गया वहाँ पर कि आप हर बार आते हैं जी, और एक गेट पास मांगते हैं, तो आप एक मेंबरशिप ले लीजिए, तो आना जाना सुगम हो जाएगा। तो ये अब गेट पास का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। और हिसाब ये था कि गेट पास महंगा था, अच्छा, मतलब मेंबरशिप के मुकाबले। अच्छा, हाँ। तो हुआ कि आप जब आना ही है बराबर, आपकी दिलचस्पी है ही, तो आप मेंबर हो जाइए। तो मेंबर हो गए। अच्छा, मेंबर हो गए तो पता चला कि दुनिया के अलग अलग देशों में फिल्में बनती हैं, हाँ, कई सारी भाषाओं में बनती हैं, और उन सब की एक अपनी पहचान है। डॉक्यूमेंट्रीज को लेके एक जो भ्रम की स्थिति थी तब तक, ये मुझको मानना चाहिए,
सिनेमा हॉल का दर्शक जो है वो समझता है कि डॉक्यूमेंट्री जो है वो फिलर है, कि जब तक लोग आ रहे हैं तब तक उसको चलाइए। अपनी कुर्सी देख रहे हैं कि कहाँ बैठना है, तब तक उधर डॉक्यूमेंट्री चल रही है। यहाँ पता चला कि नहीं, डॉक्यूमेंट्री भी जो है वो आधे घंटे, 1 घंटे, 2-2 घंटे की है बनी हुई। तो सिनेमा का जो संसार है उससे उसका केवल पट खोला था हमारा वीणा सिनेमा वालों ने, बिल्कुल, या कहिए अंकुरण हुआ था जी। लेकिन उसको खाद पानी देने का काम सिने सोसाइटी पटना ने किया। अरे वाह। उन दिनों महीने में 4 फिल्में, साल में 2 और किसी किसी साल 3 फेस्टिवल। क्या बात। फेस्टिवल मतलब कि किसी डायरेक्टर को लेके, किसी थीम को लेके, एक को कहते थे समर फिल्म फेस्टिवल, दूसरी को विंटर फेस्टिवल। और जो भीड़ उनमें होती थी उसके लिए हम लोगों को, मतलब हम लोग पास वितरित करते थे शहर में अपने मित्रों को, और हॉल में अब उसमें सब तरह की फिल्में आती थी, बिल्कुल, देशी विदेशी। और बात कहने की नहीं है लेकिन सब लोग जानते हैं इसलिए कह देता हूँ, सिने सोसाइटी सर्किट पर जो फिल्में आती हैं जी, वो अनसेंसर्ड होते हैं। तो एक दौर में वो भी एक बड़ा आकर्षण हुआ करता था। हाँ। जो सीजनल दर्शक होते थे फिल्म सोसाइटी के, बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई ओ फला फिल्म दिखा रहे हैं, हमको देखनी है। उनको बाकी कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि फला फिल्म है। बेसिक इंस्टिंक्ट को जानना है। तो अब सिने सोसाइटी से जुड़ना हो गया। तो एक सिस्टम देखिए, अब जो कहते हैं सिस्टम इन प्लेस, वो एक सिलसिला शुरू हुआ। तो पता चला कि भाई हमारे यहाँ भी कई तरह की फिल्में बनी हैं। अच्छा, बिहार में? नहीं, मतलब भारत में। और सबके सब सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पाई हैं, जो कि लेकिन फिल्म सर्किट में वो चलती थी। और वहीं पर पता चला कि सिनेमा पर सिने सोसाइटी पटना की अपनी लाइब्रेरी हुआ करती थी। क्या बात है। उसमें किताबें और पत्रिकाएं, देशी विदेशी। जी। फिर ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी में उन दिनों हम लोग साइट एंड साउंड अच्छा का पन्ना पलटा करते थे जाके। साइट एंड साउंड भी अवेलेबल हुआ करता था। तो अब देखिए माहौल कैसे थोड़ा और फेवरेबल होता गया। जी। तो कई तरह की फिल्में होती हैं, और फिल्मों पर किताबें भी होती हैं, फिल्मों पर रिसाले भी होते हैं, बिल्कुल। फिल्मों पर लोग लेख भी लिखते हैं। ये सब तो धीरे धीरे कपाट खुल रहे थे। फिर FTII का विज्ञापन आया अखबार में कि फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप। उस जमाने में था कि 40 लोगों का की गुजर है वहाँ पर, उन्हीं का एडमिशन होगा। ये अलग बात है कि हम लोग फाइनली वहाँ से निकले तो 56 लोग थे। अच्छा। कई लोग कहीं कुछ विदेशों से भी आए हुए लोग थे, बर्मा से और कहाँ से। एक इंग्लिश लेडी भी थी, आशुतोष गवारीकर थे उस बैच में मेरे साथ, रेणुका शाहने थे। अरे वाह। रेणुका इंसिडेंटली MA साइकोलॉजी में ही है। अच्छा। तो एनीवे, वहाँ जाने पर पता चला कि फिल्म स्कॉलर्स भी होते हैं। फादर गास्टन रोबेज एक बड़ा नाम है फिल्म स्टडीज में। बिल्कुल। तो वो वहाँ आए थे हम लोगों को पढ़ाने। क्या बात। प्रोफेसर सतीश बहादुर साहब से भेंट हुई। क्या बात। सतीश बहादुर साहब वो शख्स हैं जिन्होंने FTII में फिल्म एप्रिसिएशन का सिलसिला शुरू किया भारत में। जी। उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। मेरी सीटन जो मिसेस इंदिरा गांधी की मित्र हुआ करती थी, वो आई थी भारत भ्रमण पर, और उनसे इंदिरा जी ने कहा कि मुझको एक फिल्म स्कॉलर के बारे में बताओ, मुझको FTII में ये करना है शुरू सिलसिला। तो उन्होंने कहा कि आपको कहीं बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर एक बहुत बढ़िया नौजवान है। सतीश बहादुर साहब उन दिनों आगरा में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हुआ करते थे। अच्छा। और एक फिल्म सोसाइटी रन करते थे। मेरी सीटन उनसे मिल चुकी थी। अच्छा, पहले ही मिल चुकी। तो मेरी सीटन के रिकमेंडेशन पर सतीश बहादुर साहब वहाँ पहुँचे। उनके रिटायरमेंट के बाद, ये बात है 1990 की, जी, प्रोफेसर सतीश बहादुर JNU से इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसरी छोड़ के नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में आए थे, प्रोफेसर ऑफ फिल्म एप्रिसिएशन होके। डॉक्टर सुधीर कक्कड़ तब तक इनर वर्ल्ड लिख चुके थे, जिसमें राम तेरी गंगा मैली की साइको एनालिसिस की है उन्होंने। बाद में जब हमने थोड़ा और जानने की कोशिश की
तो पता चला कि फिल्म थ्योरी देने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण आदमी था, पहला आदमी तो एक पोएट था, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण आदमी जो था वो हार्वर्ड का एक साइकोलॉजिस्ट था, ह्यूगो मुंस्टरबर्ग। उसके बारे में भी हम लोग कभी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी और सिनेमा का जो लिंक है ये केवल मेरे व्यक्तिगत ये मामला नहीं है, व्यक्तिगत जीवन हम लोग कैरेक्टर्स की साइकोएनालिसिस करते ही हैं। ये आप देखिए एक सिलसिला चला आ रहा है। पटना कॉलेज के विल्सन गार्डन में जो फिल्म सोसाइटी की स्क्रीनिंग हुआ करती थी, उसके जो प्रोजेक्शनिस्ट महोदय थे जी। वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बाद में लैब असिस्टेंट के रूप में अपनी सेवा दे के रिटायर किए। अच्छा। और 8 mm और 16 mm का जो प्रोजेक्टर वहाँ इस्तेमाल होता था वो बहुत दिनों तक साइकोलॉजी के लैब में ही पड़ा हुआ था। तो साइकोलॉजी और सिनेमा का जो लिंकेजेज है वर्ल्ड वाइड, केवल पटना में है ऐसा नहीं है, या पूरी दुनिया में बिल्कुल है, ये पूरी दुनिया में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसको अपने तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया। एनीवे, तो FTII जब हम गए उसी साल 2 बातें हैं और बहुत महत्वपूर्ण। हमको वहाँ मिले प्रकाश झा जी। अच्छा। पहली बार मिले थे हम लोग। उनको पता लगा कि पटना से कौन लोग आए हैं, पटना से और भी लोग थे। उसमें एक और व्यक्ति थे, विजय अकेला, जिन्होंने बाद में वो फिल्म का गाना लिखा। कौन सा? अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन की जो पहली फिल्म थी, कहो ना प्यार है। तो कहो ना प्यार है का ये जो टाइटल सॉन्ग है ना, वो विजय अकेला ही का लिखा हुआ है। पटना न्यू पाटलिपुत्रा में रहते हैं, उनका मतलब घर है। एनीवे, वो भी आए थे, तो हम सब लोगों की भेंट हुई वहाँ। प्रकाश झा जी से वो पहली भेंट थी। फिर पटना आने के बाद भी उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो एक वो सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि अनुभूति एक संस्था वो यहाँ वो रन करते थे, और जिसमें बिहार भर के सांस्कृतिक कर्मियों के लिए अच्छा वो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते थे। प्रकाश झा जी। प्रकाश झा जी, अरे वाह। वो स्क्रिप्ट राइटिंग पर वर्कशॉप्स और फिल्म अप्रिसिएशन वर्कशॉप्स। क्या बात है। ऐसे ही एक फिल्म अप्रिसिएशन वर्कशॉप में आए तो कई लोग थे, लेकिन एक बड़ा प्यारा नाम था विनोद अनुपम का। उनसे भी पहली बार उसी में भेंट हुई थी। उनको पढ़ के ही आप तो लोगों को सुन के इसीलिए हमने कहा, लिखना सीखा है। तो अब देखिए, प्रकाश झा जी से भेंट हुई जी। और ये एक सिलसिला शुरू हुआ फिल्म अप्रिसिएशन का। जी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई उसी समय, मैं जैसे ही लौट कर आया तो पटना में हमारे साथियों ने, और उसमें हमारे गार्जियन स्वरूप हैं RN दास सर जी। जी। उन्होंने बिल्कुल अधिकार पूर्वक कहा कि आपने वहाँ क्या किया हम लोगों को बताइए। अच्छा। तो हमको याद है कि पहली बार फिल्म स्टडीज या उस तरह का कुछ पर घंटा भर हमको बोलने का सुयोग जो बना, अच्छा, वो उसी समय बना और आज तक चलता आ रहा है। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। तो प्रकाश झा जी के यहाँ जो अनुभूति का वर्कशॉप होता था जी। तो उसमें हम लोग कई लोग थे, लेकिन कई बार ऐसा भी मौका आया कि लगातार 3 दिन के वर्कशॉप में हम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बोलते रहते थे। अरे वाह। और तीसरे दिन जब हम घर जाते थे तो बोलने की हालत में नहीं रहते थे, क्योंकि उस समय कॉलर माइक नहीं हुआ करता। हाँ, वो चिल्ला के बोलना अपने आप ही आदत बिगड़ गई थी। तो एनीवे, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर बिहार सरकार ने जब फिल्म अप्रिसिएशन वर्कशॉप्स रन करना शुरू किया तो हम और हमारे साथ के कई लोग, और अब तो उसमें कई लोग जो हैं वो फिल्म स्कॉलर, फिल्म एक्सपर्ट के रूप में उनकी किताबें हैं, वो फिल्म बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से लेकिन साइकोलॉजी जो है वो मेरे लिए जीवन यापन का साधन रहा। बिल्कुल, सिनेमा पर दैट्स हाउ आई अर्न माई ब्रेड। बिल्कुल, ये शौकिया चलता रहा। बिल्कुल। और चूंकि शौक ही था, इसीलिए वे बैक इन 1991 प्रकाश जी ने कहा कि क्या कर रहे हैं, चलिए बम्बई। हाँ। हमने कहा कि देखिए 2 बात है, एक तो नौकरी नहीं है, बम्बई जाएंगे तो छूट जाएगी, और दूसरे ब्याह नहीं हुआ है। अच्छा। नौकरी छोड़ देंगे तो कोई ब्याह नहीं करेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ रहता है। और
यादों और ख़ासकर आपकी यादों के गलियारों से गुजरते हैं तो बड़ी मजबूत और ऊंची इमारतें दिखती हैं, और उन इमारतों की सभी खिड़कियों से हम झांक सके एक छोटे से वक्त में, ये तो इस संभव तरह नहीं से हो हम पाता। पटना ही में रह गए बहुत सुंदर। और वही सब करते रहे। तो ये मैंने जैसा कहा कि सभी खिड़कियों से, सभी वातायन से झांककर सभी स्मृतियों को ले लेना एक मुलाकात में तो संभव नहीं है। और लेकिन इस पूरे बातचीत में जो एक बात निकल के आई, जो मैं दोहराना चाहूँगा दर्शकों और श्रोताओं के लिए, कि आपके यादों के गलियारे से गुजरते हुए कई लंबी चौड़ी और मजबूत इमारतें दिखती हैं और उसमें कई खिड़कियां भी हैं, लेकिन ये संभव जान नहीं पड़ता कि एक छोटी सी मुलाकात में हम उन सभी खिड़कियों से सभी स्मृतियों को चुरा पाएं या उन पर बातें कर पाएं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर इस पूरी बातचीत से निकल कर आई, जो कि एक सवाल पे ख़त्म होती है, और यही सवाल मैं दर्शकों और श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहता हूँ। पटना और दशहरा के बारे में बातें करते हुए एक चीज़ निकल कर आई कि उस समय बहुत से पैटर्न्स हुआ करते थे, ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते थे जिनका व्यवसाय तो कुछ और था, लेकिन कला के प्रति एक समर्पण भाव था, जिसके तहत वह कई ऐसे आयोजन करवाते थे जिसने शहर को गुलजार बना रखा था। तो सवाल ये कि क्या ऐसे आयोजक या ऐसे पैटर्न्स अब इस शहर में नहीं हैं, या अब इस शहर में हो ही नहीं सकते? जवाब आपके पास है। तब तक इसको गुनिए, इसको सोचिए। दोबारा हम मिलें फिर ऐसे ही मुद्दों और ऐसे ही मसलों के साथ। तब तक के लिए आपको अभी बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें।